एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म हो गई, आज 14 साल हो गए, तो क्या प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी की सरकार और केंद्र में भी सरकार, उस बिहार ने आपको भाजपा लोजपा जदयू के 39 सांसद चुन के भेजे, 40 में 39 सांसद हैं, वहाँ की किसानों की स्थिति देख लीजिए। तो आप वैसा प्रयोग जो आधुनिक भारत के भस्मासुर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, भारत के पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस शासन सत्ता में आए, जन्म लिए, तो इनके घर में इनके पिताजी की मौत हो गई हार्ट अटैक से। जशोदाबेन जी से शादी की, जिनके मांग भरे, उनकी मांग नहीं पूरी कर पाए, जिनके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए, उनके साथ जन्म जीने मरने की कसम खाई, एक जन्म में उनको छोड़ दिया, भरी जवानी ने वो सुहागन रही न विधवा। आज पूरी देश जशोदाबेन जी की तरह करा रहा है। आज अगर देश गर्त में गया, इसके लिए प्रधानमंत्री की अहंकार और उनकी कम बुद्धि जो दर्शाते हैं हर बात में, मौन की बात कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उस बकवास को मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात लोग अपनी पत्नी से करता है, जो आपने तो छोड़ दिया। अगर मोदी जी आप वादे के सच्चे होते तो आपके भी बच्चे होते, पोता पोती में खेल रहे होते तो तत्ती में थोड़े खेलते हैं। तो देश ने देखा, इसलिए मोदी जी की बात पर देश की जनता का भरोसा नहीं है। आखिर एक बात बताइए पत्रकार महोदय, कि जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा कि कोरोना का संक्रमण होगा, तो प्रधानमंत्री जी रंगाबिल्ला प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चे बांट रहा था। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में व्यस्त थे, और 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाकर देश को गर्त में ढकेल दिया गया। आज अगर देश में कोरोना फैला, इसके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जिम्मेदार है, जो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। एक बात बताइए, कोरोना क्या कहता है कि आप बिहार में चुनाव कराइए, हम वहाँ नहीं जाएंगे? क्या कहता है कि आप बंगाल में रैली कीजिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे? आप हैदराबाद में नगर निकाय के चुनाव कराइए, रैली कीजिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे? कोरोना क्या कहता है कि दिल्ली के प्रधान मुख्यालय में मिंटो रोड स्थित कार्यालय में, जहाँ भाजपा का प्रधान कार्यालय है, जहां 11 नवंबर को सेलिब्रेशन मनाया गया, लाखों की तादाद में लोगों ने होली खेली, तो कोरोना क्या कहता है, वहां नहीं जाएंगे? समझिए, जितनी व्यवस्थाएं देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को रोकने के लिए की गई है, अगर इतनी व्यवस्था, वो पत्थर के इतने बड़े बड़े बुलडोजर, वो कटीले तारे जो खेतों में जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाए जा सकते, पर प्रधानमंत्री की अमानवीय, जुल्मी, दरिंदी जो पराकाष्ठा है, उसको उन्होंने हद पार कर दी। भगवा वस्त्र पहनकर, हमारे धर्म में कहा जाता है राम नाम रटना पराया माल अपना, जो कहता था मैं गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। देश ने देखा है, जब मुकेश अंबानी जियो फोन को प्रमोट करते हैं, प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर MTN और BSNL जैसी कंपनी को डुबो देते हैं, जिसमें भारत के ही लोग नौकरी कर रहे होते हैं। जब मुकेश अंबानी हैम्बलिस कंपनी खरीदता है, खिलौना बनाने की, ब्रिटिश की 250 साल कंपनी पुरानी खरीदता है, तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात मेहरारू से कीजिएगा कि दूसरे से कीजिएगा? तो खिलौना बनाइए, कहते हैं खिलौना की बात करते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम प्रमोट करता है, तो भारत पेट्रोलियम जैसी नवरत्न कंपनी को डुबा दिया जाता है। जब अनिल अंबानी राफेल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हिंदुस्तान में द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो जो दौसाल्ट कंपनी जहाँ की कंपनी है, वहाँ राफेल का बंद कर दिया, तो प्रधानमंत्री जी राफेल लाके कहते हैं 56 इंची का सीना है, क्या कीजिएगा राफेल को? आप देखिए, $5 ट्रिलियन की बात कहते हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की GDP भारत से बेहतर है। हैंगर रिपोर्ट में आप देखिएगा, भारत की GDP देखिएगा तो माइनस में आ गया। आप हैंगर रिपोर्ट में देखिएगा, जिन 104 देशों की श्रृंखला में भारत का सबसे नीचे पैदान है। गरीबी में जो 124 देशों की श्रृंखला है, उसमें भारत का सबसे नीचे आ गया। तो देश तबाह है। आपने देश जानबूझकर, एक बात बताइए, भारतीय रेल में साधारण ट्रेनें जाना ही जाएगी तो कोरोना हो जाएगा। सेम स्लीपर की बोगी राजधानी में होती है, मुँह मांगे दाम लिए जाते हैं, 2500 3 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। IRCTC खाना नहीं देता है, 3 6 और 2 साइड में 8 आदमी का सीट है। तो राजधानी में कोरोना का नहीं वायरस जाएगा। कोरोना का वायरस कहाँ जाएगा? स्लीपर में। जो भारत के ये रेल भारत की जीवन रेखा है, उसको जानबूझकर डुबोने के लिए चाइना से जो इन्होंने करार किया है, जो चाइना की कंपनियां मुकेश अंबानी के थ्रू
रेलवे में इन्वेस्ट करेगी, इसलिए रेलवे को डुबाया जा रहा है। देश की तमाम संस्थाओं को डुबाया जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है आरएसएस, रॉयल सीक्रेट सर्विस, जिसके गुरु एमएस गोवलकर की किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उसमें लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक प्रयोग के तहत देश का भट्ठा बिठाया जा रहा है। दूसरी तरफ जितनी ये बड़े बड़े पत्थर लगाए गए, कटीले तार लगाए गए, अगर यही व्यवस्था गलवान में की गई होती तो चाइना भारत में नहीं घुसता। अगर यही काम अगर पुलवामा में हुई होती तो आज पुलवामा में भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। प्रधानमंत्री जी, सैटेलाइट ये बता सकता है कि पंजाब हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता कि जो भारत माँ के वीर सपूत सीआरपीएफ के जवान आ रहे थे, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कहा था कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर मुहैया कराना है तो आपने क्यों नहीं कराई? क्यों आर्मी के लाइन में सिविलियन कार गई, जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन था, जिससे भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद होना पड़ा? ये देश सवाल पूछता है। प्रधानमंत्री जी, आप कृषि काला कानून लाए, ऐसी क्या मजबूरी थी जिस मजबूरी के तहत कोरोना जैसे आपदा के समय आपने अवसर ढूंढने का काम किया? ये सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा राज्यसभा में आप विपक्षी तमाम दलों के नेताओं से राय मशवरा लेते, आप उस पर वोटिंग कराते, उस पर चर्चा कराते, थोड़ी बहुत तो शर्म किया होता। इस टुटुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे किसानों के ऊपर में इस तरीके के प्रहार हो रहा। आज 40 दिन में 57 से अधिक किसान मर गए और हमारे देश के हुक्मरानों को, फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटियों को, खासकर के अमिताभ बच्चन, जयप्रदा, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल जैसे लोगों को आत्मीय जमीन मर गई। ये सत्ता का फेविकॉल पी रखे, इनके गले में क्या अटक पड़ा है, ये बोल तक नहीं रहे। आखिर क्यों, कब तक चुप रहोगे? इसी कड़ी में देश में जो आंदोलन के लिए जाने जाते थे अन्ना हजारे जी, हम लोगों ने रालेगांव सिद्धि गया था। अन्ना हजारे जी ने साफ शब्दों में कहा और देश की जनता से अपील की कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता किसानों के साथ सभी को खड़ा रहने की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ी तो जेल भरने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा हमारी उम्र 84 साल है, हमारे जीवन की अंतिम अनशन किसानों के हक की लड़ाई। दिल्ली में बैठने की बात की, उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार आज 40 दिन से ऊपर होने के बावजूद कोई संज्ञान नहीं ले रही। नए कृषि कानून के खिलाफ हम लोगों ने 2 अक्टूबर को राजघाट से, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसी गुजरात से आते हैं जहां से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में बिहार के चंपारण से आंदोलन किया था, गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार जाना पड़ा। उसी गुजरात से सरदार पटेल आते हैं जिन्होंने बरडोली का सत्याग्रह आंदोलन किया था। सवाल पूछा जाता है, आपने जमाखोरी से जब प्रतिबंध हटाया तो क्या आप ये गारंटी देंगे कि आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा? कि आप देश में जब चारों तरफ एक सेक्टर, कृषि का सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, 70% आबादी भारत की कृषि प्रधान देश है जिस पर डिपेंड है, तो क्यों सरकार जानबूझकर देश को गर्त में ढकेल रही है? ये देश पूछता है भारत और देश के इन जालिम दरिंदे नेताओं पर। ऐसे लोग जो भांड मीडिया की तरह, जो लोग किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, इन पर थूकता है भारत। सवाल पूछा जाता है, आज अगर हिंदू धर्म का वजूद है तो गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कुर्बानी कभी इतिहास नहीं भूल सकता। दूसरी ओर देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी दी गई उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई उनमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। ऐसे में भारत की आवाम को, जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, विविधताओं में एकता के नाम से जाना जाता है, वहाँ नफरत का जहर घोलकर जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, भारत माँ की आंचल में झांक कर देखा जा रहा है, क्या बचा है? नरेंद्र मोदी जी उस कार चालक की तरह हैं, चक्का बेच देते हैं, स्टीयरिंग बेच देते हैं, सीट बेच देते हैं, छत बेच देते हैं, कहते हैं कार नहीं बिकने दूंगा। अरे बचा क्या है? प्रधानमंत्री जी, पूरे विश्व में इतने बड़े भस्मासुर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, जिसने अपने ही देश को बेड़ा गर्क कर दिया, देश का भट्ठा बिठा दिया, देश इसके लिए कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो ये लोग कालनेमी राक्षस की तरह, जिस तरीके से रामायण में कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, ये भगवाधारी गुंडे आज देश में देश के विकास को रोकने का काम करते हैं और देश कभी भी इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगा।
खास करके हम मुंबई की धरती पर हैं और इन सेलिब्रिटियों से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक आप चुप रहोगे। जब पालघर की घटना होती है, लोकतंत्र की हत्या नजर आती है, जब अर्नब गोस्वामी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगे पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है, चंद्रचूड़ जैसा जज रात के अंधेरे में अदालत खोलकर जमानत देता है, ऐसी स्थिति में क्या आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? देश का अन्नदाता खतरे में नहीं है? ये सवाल उठता है, आखिर कब तक चुप रहोगे? एक न एक दिन चुप्पी तोड़नी होगी। जय हिंद, जय भारत। कहाँ है वो लोग षड्यंत्रकारी जो भारत को गर्त में ढकेलने वाले षड्यंत्रकारी, जो देश को गुलामी की ओर ढकेलने वाले लोग? कहाँ है पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव? क्या उनको शहद में चीनी मिलाने से फुर्सत नहीं, जो सलवार पहनकर भागा था और अमीर हो गया है? किसान का दूध 50 रुपये लीटर नहीं बिकता है, अपना आंख 1.25 से 2 नहीं कर पाया, वो कोरोना के नाम पर इतना बड़ा ठगी का व्यापार चला रहा है। बताइए, किसान का दूध 50 रुपये लीटर नहीं बिकता है, अब 1.25 आंख वाला बाबा रामदेव का गौमूत्र 90 रुपये लीटर बिकता है। समझिए, बिहार में MSP से कम दामों पर मक्का मिलता है, 10 रुपये किलो भी मक्का नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव के यहाँ 44 रुपये आटा बिकता है मक्के का। तो देश में इसी तरीके से साजिश चल रही है, जानबूझकर FCI को डुबाई जा रही है और कृषि काला कानून के जरिए जो 2 नए कानून और एक में जमाखोरी के खिलाफ जो प्रतिबंध हटाए गए, उसके खिलाफ देश भर के किसान, अन्नदाता, पालनहार किसान भाई जो आज सड़कों पर हैं, हम सभी भारतवासियों का नैतिक जवाबदेही है कि देश के किसानों को मदद करें और उनकी संवेदना को सुनें। और जो मृतक हैं, ये मौत नहीं है, ये हत्या है, जो भाजपा नीति सरकार, मोदी सरकार को इसका श्रेय जाता है। जिस तरीके से नोटबंदी में लोगों की मौत हुई, GST के कारण हुई, लोगों को बेरोजगारी होने के कारण हुआ, जो सरकार ये कह रही थी, नरेंद्र मोदी जी थोड़ी बहुत तो शर्म किया होता। आपने हर साल हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात की, माँ बहनों की इज्जत आबरू बचाने की बात की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, $5 ट्रिलियन बनाने की इकोनॉमी बनाने की बात की। मंदी और अर्थव्यवस्था से रुपया को डॉलर बनाने बराबर करने चले थे, आपने देश का क्या हाल कर दिया। आज ये देश पूछता है भारत ऐसे नेताओं पर, ऐसे साधु संतों पर, 1.25 आंख वाला बाबा रामदेव पर, अन्ना हजारे जी जैसे पर सवाल उठता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर, अनुपम खेर, किरण खेर, सनी देओल, हेमा मालिनी जैसे लोग, कंगना रनावत जैसे लोग, टुकड़े टुकड़े ये जो लोग हैं, जो जानबूझकर जाति और धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर जो लोग टुकड़ों में बांटकर देश को लूट रहे हैं, जो देश को दूसरी गुलामी की ओर ले जा रहे, जिनका महिमा मंडन कर रहे, ऐसे लोगों पर पूछता है भारत और थूकता है भारत। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बोलिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष कमजोर है, इसलिए भाजपा जो है कुछ भी कोई भी नया विधेयक बिल ले आ रही है और उसकी वजह से देश को उसका बोझ ढोना पड़ रहा है? नहीं, आप बात समझिए, जब राफेल के फाइल को दबाया गया, पहली बार मोदी की सरकार में CBI के कस्टडी से सोना चोरी हो जाता है, तो क्या इसके लिए विपक्ष जवाबदेह है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। विपक्ष का कथावाचक नहीं चुना है ना जनता ने, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, नींबू मिर्ची टांगने के लिए नहीं दी है, आपको विपक्ष के कथावाचक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नहीं दी है। देशवासियों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक रहेगा, एक है। सवाल उठता है, कौन लोग हैं 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में एक कौन था जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, 60 रुपया महीना पेंशन खाया? कौन लोग था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाल में फजाहुल्लक जो मुस्लिम लीग के थे उनके साथ सरकार बनाई, वित्त मंत्री बने, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिखी, 1943 में मुस्लिम लीग के जिन्ना गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए आप, वो कौन लोग हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कंधार हाईजैक के बाद अपने मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने गया? कौन जाता है पाकिस्तान में बिरयानी खाने? कौन जाता है पाकिस्तान में साल ओढ़ने? कौन जाता है पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन जाता है व्यापार करने पाकिस्तान में? अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलेगा। अडानी के पोर्ट से व्यापार के रास्ते खुले हैं, लेकिन बाघा बॉर्डर बंद है। ये देश देख रहा है। कौन है देशद्रोही लोग? यही लोग तो हैं जो देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है, जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर देश में नफरत फैलाना सबसे बड़ा आतंकवाद है और देश की जनता को इस आतंकवाद का करारा जवाब देना होगा। अगर हमें अपना भारत बचाना है,
तो हमें भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां बनना होगा। आइए हम सब कसम खाते हैं ऐसे नफरती लोगों को हमारे बाप दादाओं ने जैसे गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ा था, हमें इन काले अंग्रेजों को मार भगाना होगा, नहीं तो हमारा भारत फिर गुलामी की ओर जा रहा है। हमें इस गुलामी से देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 आप क्यों कहते हैं इसको? बीजेपी सरकार को ईस्ट इंडिया पार्ट 2 क्यों बताते हो आप? ईस्ट इंडिया पार्ट 2 मायने ये है, जिस तरीके से गोरों अंग्रेजों ने आया, व्यापार करते करते देश को गुलाम बना दिया। आज देश में जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं थी, अंबानी अडानी के सहारे विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। जब देश में सारी सार्वजनिक संस्थाएं बेची जाएगी तो देश में क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो ईस्ट इंडिया पार्ट 2 नहीं तो और क्या है पत्रकार महोदय? ये साफ और सुथरी बातें पूरी देश की जनता जानती है। एक बात बताइए, जब कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो निजीकरण के नाम पर आप उसको ठेके दे रहे, वही लोग पार्टी फंड में चंदा दे रहा। कौन लोग हैं? कहाँ से भाजपा ने 1000 कार्यालय बनाए देश भर में? क्या सरकार को 100 अस्पताल नहीं बनाने चाहिए पूरे देश में? सरकार की प्राथमिकता अपनी पार्टी कार्यालय बनाने की थी, पार्टी हॉस्पिटल बनाने की नहीं थी, स्कूल कॉलेज बनाने की नहीं थी। तो ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार यही तो कर रही है जो हमारे बाप दादाओं ने, यहाँ की पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में अनाज तक नहीं उपजता था। आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही थी, उस समय जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने जी दिया। उसके बाद स्वामीनाथन आयोग जो कमेटी की जो मेहनत थी, 50 सालों के जो मेहनत का नतीजा था, उसको मोदी सरकार अंबानी अडानी के सामने घुटने टेक चुकी है और देश को गुलामी की ओर ढकेलने के लिए कृषि व्यवस्था को तबाह किया जा रहा है।